हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों के सामने एक नया कहानी लेकर आ गया हूँ। आज के कहानी में होता यूँ है, एक शादीशुदा बहन जो अपने भाई से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार अनुरोध कर रही थी, यानी उसे समझा रही थी, जो भाई तुम ऐसा मत करो। तुम अगर ऐसा करोगे और ये जो रिश्ता तुम कायम कर रहे हो, अगर मेरे ससुराल वाले को मालूम पड़ गया, अगर वो लोग गुस्से में आ गए, यानी कहीं ना कहीं तुम्हें तो मारेगा पीटेगा, तुम्हारा भी बर्बादी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, और ऊपर से मेरा घर बसना मुश्किल है। और हो सकता है इस गुस्से में आके तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे भी उन लोग घर से निकालते हैं। अब बार बार बहन, एक शादीशुदा बहन होकर भाई को, सगे भाई वो होता है, सगे भाई को समझा रही थी। और सिर्फ भाई बहन ही नहीं, बल्कि उस बहन के परिवार, यानी इस लड़का और लड़की की पूरा परिवार, भाई बहन का जो जो भी खानदान में है, सभी लोग समझा रहे थे जो तुम ऐसा मत करो, अगर ऐसा ही है तो तुम्हारा शादी करवा देता हूँ। जल्द से जल्द एक लड़की की तलाश करता है उस भाई के लिए। लड़की की तलाश भी होती है और शादी भी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद, महज शादी के 4 दिन बाद, 4 ही दिन हुआ था, उस भाई को दर्दनाक मौत दिया जाता है। पहले तो गायब हो जाता है, घर वाला ढूंढता है, पुलिस कंप्लेंट करता है, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलते। अचानक इस भाई का एक दूसरे भाई के पास फोन आता है, जो एक जंगल में एक बॉडी पड़ी हुई मिली है, खबर मिला है। तो भाई सबसे पहले दौड़ते हुए जाता है, और जाने के बाद जब स्नात करता है, तब तक बॉडी सड़ भी चुका था। तो पता चलता है वो व्यक्ति इसी का भाई होता है, जो व्यक्ति दौड़ते हुए गया था, यानी इनका भाई होता है। फिर उसके बाद पुलिस भी आती है, अब बॉडी को कब्जे में लेता है, जैसा काम रहता है पुलिस वाले का। पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम से पता चलती है इनके ऊपर वार करने से इनका मौत हुआ है। और उसके बाद अब पुलिस पूरी केस का स्टडी करता है, इधर उधर बातचीत करता है, खबरी को लगाता है। आखिर का जो सच्चाई सामने आता है, इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, जी ये व्यक्ति ऐसा घिनौना काम को अंजाम दे रहा था। तो फिर आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा आखिर ये व्यक्ति कर क्या रहा था, जो एक शादीशुदा बहन इतना परेशान हो गया, और घर वाले भी उसे समझा रहा था और शादी भी करवा देता। फिर शादी के 4 दिन, महज 4 दिन बाद इस व्यक्ति को मौत के घाट आखिर क्यों उतारा और किसने उतारा। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं सुना रहा था, आज का जो कहानी है, मध्य प्रदेश का एक जिला आता है जबलपुर, और इसी जबलपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन आता है, खितौली पुलिस स्टेशन। दरअसल खितौली पुलिस स्टेशन में 16 मई को एक व्यक्ति फोन करता है, क्योंकि एक दूसरा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कराया था। जो व्यक्ति अब खितौली पुलिस स्टेशन में फोन करता है, जो सब मुझे किसी ने बताया, मुझे खबर मिली है, क्योंकि ये व्यक्ति जो होता है अपने भाई को लेकर परेशान था। खाली ये व्यक्ति नहीं, बल्कि इस व्यक्ति का नाम होता है नारायण। नारायण पुलिस स्टेशन फोन करता है खितौली पुलिस स्टेशन में, और कहता है सर, हर हर जंगल एक है मध्य प्रदेश के अंदर, इसी जबलपुर के अंदर। जो सर मुझे एक किसी ने बताया, फोन किया और कहा कि हर हर जंगल में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई, 3-4 दिन हो गया होगा और सड़ चुका है, बॉडी को देख के लग रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं आप कौन हो? ये व्यक्ति के नारायण कहता है मेरा नाम नारायण है, और मैं इस जगह का, वो जिस जगह का रहने वाला होता है अपनी जगह का नाम बताता है। और ये भी कहता है जो मैं खितौली पुलिस स्टेशन के थोड़ा दूर में रहता हूँ, यानी ये खितौली पुलिस स्टेशन में फोन करता है, और जिस इलाके में ये लोग रहता है वो खितौली पुलिस स्टेशन से बाहर है। मैं अपने करीबी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग पता कर रहे थे, वो व्यक्ति हमारे भाई है। 4 दिन हो गया, गायब हो गया। यानी ये 16 मई को पुलिस वाले को वो फोन करके बताता है। अब पुलिस वाले कहता है अगर ऐसा ही है तुम एक काम करो, हम लोग पहुंचते हैं उस हर हर जंगल में, और तुम भी आओ, क्या तुमने देखा है? तो कहता नहीं सर, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया है, जो तुम परेशान हो, तुम ढूंढ रहे हो अपने भाई को, आकर एक बार इस बॉडी को देख लो, हो सकता है तुम्हारा भाई का हो।
अब पुलिस वाले को जब ये बात बताता है, पुलिस वाले दो चार पुलिस वाले के साथ वो सीधा गाड़ी लेते हैं और हरक जंगल में पहुंचते हैं और यहाँ से नारायण भी पहुंचने की कोशिश करता है, जो एक बार जाके देख तो लो। पुलिस पहले पहुंचता है, देखता है कि लोग वहाँ पे जमा है, इकट्ठा हुआ है कुछ लोग, और बॉडी की कंडीशन देख के लग रहा है हाँ 3-4 दिन हो गया होगा। और नारायण भी यही बात बताया, 4 दिन से मेरा भाई गायब है। लेकिन जब पुलिस जाता है और उसके बाद पीछे पीछे नारायण भी आता है। नारायण आने के बाद नारायण जैसे देखता है, नारायण रोने लगता है, चिल्लाता है जो हाँ ये मेरा ही भाई है। उस भाई का नाम होता है सोनू। अब नारायण कहता है हाँ भाई सर ये मेरा ही भाई है सोनू। अब उसके बाद बॉडी को कब्जे में लेता है, उधर आसपास कुछ सबूत ढूंढता है। एक लेडीज घड़ी का बेल्ट मिलता है, जो लेदर का बेल्ट होती है, वो वहाँ बॉडी के आसपास। दरअसल थोड़ी दूर में बाइक भी बरामद होती है और वो बाइक जो है उस मरने वाला व्यक्ति सोनू का ही होता है, ये भी नारायण बताता है। जो ये जो बाइक है ये भी मेरा भाई का है और वो बाइक से ही निकला था। लेकिन बाइक के पास जब छानबीन कर रहा था तो एक लेडीज घड़ी का बेल्ट मिलता है। उस बेल्ट को पुलिस कब्जे में लेता है और ये भी सोचने लगता है एक लेडीज का तो काम नहीं हो सकता। फिलहाल उस सबूत के तौर पर उसके अलावा और कुछ मिला नहीं था, उसको रख लेते हैं पुलिस वाले। पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, बॉडी को परिजन के हवाले कर देते हैं। अब उसके बाद उस नारायण से पूछा जाता है जो तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो तुम्हारे भाई के साथ ऐसा काम कर सकता है, यानी मौत दे सकता है। अब नारायण ना तो इधर उधर सोचा, सीधा एक नाम बताता है जो शक नहीं बल्कि मुझे यकीन है, खाली मुझे ही नहीं मेरा पूरा परिवार को लगता है मेरे भाई का जो मौत हुई है, इस मौत के पीछे उसकी पत्नी का हाथ है। अब पत्नी के बारे में जब पूछता है तुम लोग को क्यों ऐसा लग रहा है, तो नारायण इसमें कहता है मेरे भाई का शादी में 4 दिन हुआ है, 12 मई को शादी होता है और 16 मई को मेरे भाई के साथ ये हादसा हो जाता है। यानी 16 मई को हमें खबर मिलती है जो भाई की बॉडी पड़ी हुई है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले को भी अजीब लगता है। एक व्यक्ति का शादी 12 मई को होता है और 16 मई को उसका बॉडी मिलती है, बल्कि ये 17 मई को बॉडी मिलती है और 16 मई को इसके साथ ये दुर्घटना हुई थी। 15 मई को घर से निकला था। पुलिस भी हैरान हो जाता है और भाई को पूछता है अगर ऐसा क्यों लग रहा है। तो भाई और भाई के परिजन सारे लोगों से पूछताछ होती है तो सब लोग एक ही कहता है जो हो सकता है इसके कुछ शादी से पहले ही इसका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, लाबर रहा हो और इसका शादी करवा दिया उसके परिजन ने, तो उसने प्लान के तहत मेरे बेटे को मारवा दिया, मेरे भाई को मारवा दिया। सब अपना अपना तहरीर दिया। जब पत्नी से इस बारे में पूछा गया, पत्नी रोए जा रही थी। अब उसके ऊपर सब लोग बता रहे थे जो पत्नी मार दिया। पत्नी को थाने में लेके जाके जब पुलिस वाले अकेले में पूछताछ करते हैं, पुलिस पहले तो पत्नी महिला जो होती है उसका नाम होता है गंगा। अब गंगा रोए जा रही थी। महज 4 दिन शादी हुआ और विधवा हो गई। जो वहाँ का बुजुर्ग पुलिस वाले हैं उन लोगों को लगता है ये गंगा जो है, ऐसा लग रहा है नहीं ये कुछ किया नहीं, इसको फंसाया जा रहा है। बड़ी प्यार तसल्ली से पूछता है जब उससे, तब वो गंगा बताती है जो साहब मैं क्या बताऊं, अब 4 ही दिन में मैं विधवा हो गई हूँ और मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुराल के आसपास वाले सभी लोग कह रहे हैं जो मैं ही मेरे पति का मौत का कारण हूँ, मेरी वजह से मेरे पति का मौत हुआ है। मुझे तरह तरह की ताना दे रहे हैं। खाली घर वाला ही नहीं, मेरे ससुराल वाले ही नहीं बल्कि ससुराल में आसपास जो पड़ोसी रहता है वो लोग भी मुझे तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, जैसा आम होता ही है। अब मुझे तो इनके परिवार के बारे में कुछ पता भी नहीं। 4 दिन में क्या पता चलेगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और मेरे पति के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। घर वाले ने देख के दिया, हम लोग का तो लव मैरिज है ही नहीं, अरेंज मैरिज है। परिवार वाले ने देख के दिया। ये सुनने के बाद पुलिस को भी जो इस महिला के ऊपर हमदर्दी हुआ, लेकिन एक मर्डर तो हुआ है और बॉडी मिली है। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे कौन दोषी है, आप परेशान मत हो। ये थोड़ा सा नॉर्मल सा सवाल जवाब करके उसे छोड़ देते हैं। ये अपने मायके चली जाती है क्योंकि ससुराल नहीं जाती है गंगा, जो सनू की वाइफ से पूछताछ हो रही थी।
ये गांव आपने दूसरी जिस जगह से वो आई थी, यानी जिस जगह से सोनू का ब्याह करा के लाए थे, ये अपने मायके वापस चली जाती है। अब यहाँ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद ये फिर से उस पत्नी से दोबारा जब बातचीत करने जाता है, थोड़ा नॉर्मल होती है, तो पत्नी बताती है, यानी सोनू की पत्नी गंगा, जो सब मुझे किसी के ऊपर डाउट तो नहीं है, लेकिन एक लड़की आई थी, मैं जब उनके घर गई थी, यानी ससुराल में गई थी, उसी रात को एक लड़की आई थी और आने के बाद मुझे कहने लगी, मेरे रिश्ते में ननद लगेगी, कहने लगी तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें सोनू मिल गए, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं सोनू से प्यार किया लेकिन सोनू मुझे नहीं मिली। ये कहने लगा और ये कहने लगा सोनू मेरा प्यार था, तुमने छीन लिया, सोनू तो मेरा दुश्मन है ही, कहीं ना कहीं तुम भी दुश्मन बन गई हो आज के बाद। अब ये गंगा जो है वो सोचने लगी ये मजाक कर रही है, रिश्ते में ननद है तो भाभी ननद में वो सोची कि अब वो ज़्यादा बात नहीं करेगी, नहीं दुल्हन ने। इस वजह से गंगा सोचने लगी थी ये मजाक कर रही है, अगर प्यार रहा भी होगा तो अब क्या है, वो मजाक में मस्ती में ही ऐसा बोल रही है, बोल के वो चली जाती है। जब उस लड़की के बारे में पता करता है तो पता चलता है वो लड़की जो बताई नाम माधवी होती है, और कहीं ना कहीं जिस जगह पे बॉडी मिली थी वहाँ पे एक लेडीज वॉच का बेल्ट मिली थी। इस वजह से और पुलिस को पहले जो पत्नी का कहना है, एक लेडीज ने ऐसा बात बता के गई थी, लड़की ने बता के गई थी। अब जब माधवी के बारे में पूछा जाता है, जी माधवी कौन है, तो नारायण बताता है, जो सोनू का भाई है, नारायण बताते हैं माधवी मेरी बड़ी बहन का ननद है, और उनके बड़ी बहन का नाम है नंदिनी। नंदिनी शादीशुदा महिला होती है और दूसरे ही गांव में उसका शादी हो चुकी थी, उनका ननद है। तो कहता है, अब सोनू का मोबाइल का कॉल डिटेल निकालता है पुलिस वाले। अब जब कॉल डिटेल निकालता है तो उसमें एक नंबर देखा गया कि अक्सर बात होता है, और जब घर से निकला था उसी नंबर से बात हुआ है। अब उस नंबर का जब के बारे में पता किया तो पता चलता है ये निधि के नाम पे रजिस्टर है। निधि जबकि सोनू और नारायण का बहन है, शादीशुदा बहन है। तो पुलिस वाले को लगता है इस मामले में निधि का कुछ तो रोल है। अब पुलिस वाले सीधा निधि के घर में दबिश देता है, यानी सोनू मरने वाला व्यक्ति का बहन के शादीशुदा बहन के घर में। अब निधि के घर में जब जाता है, निधि से पूछताछ करता है, जो ये नंबर तुम्हारा है, अक्सर तुम्हारे भाई से ऐसा क्या बात होती थी, और जिस दिन वो घर से निकला था उस दिन भी तुम्हारे से ही बात हुआ, तो तुम बताओ तुम्हारे भाई से ऐसा घंटों घंटों क्या बात होता था। निधि तो ये सुनने के बाद डर जाती है। अब पुलिस वाले समझ रहे थे, डर रही है। आखिरकार निधि सच्चाई बताती है। निधि बताती है, दरअसल ये नंबर तो मेरे नाम पे रजिस्टर है और मैंने निकाल के दी हूँ, मेरे ही डॉक्यूमेंट्स में ये सिम चल रही है, लेकिन ये नंबर मैं इस्तेमाल नहीं करता। ये नंबर जो है मेरी ननद जो है माधवी वो यूज करती है और उन्हीं के पास है। अब जब पुलिस वाले उस नंदिनी से पूछताछ कर रहे थे तब इधर उधर देख भी रहता है, उसके कमरे में था, घर पे था, तो देखता है कि दीवार में जैसे घर वाले का तस्वीर लगा रहता है, फोटो लगा रहता है। तो सब सारे फोटो देख रहे थे, देखते देखते एक फोटो के ऊपर नजर पड़ती है लड़की की। तो पूछता है ये लड़की कौन है, तो कहता है यही मेरा ननद है, माधवी नाम है, और इसका भी शादी होने वाली है। तो कहता है कहाँ है, तो कुछ देर निधि कहती है कुछ सामान लेने के लिए बाजार भी आती होगी। इतने में माधवी भी आ जाती है, नंदिनी की ननद। अब पुलिस वाले उस माधवी को, नंदिनी को तो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं पूछताछ करता, सीधा माधवी को जीप में बिठाते हैं और थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद अब माधवी से पूछता है सच सच बताओ। अब माधवी जैसा हर मुजरिम कहता है, माधवी भी इधर उधर की बातें करने लगे, जो सवाल कर रहा है उसका गलत ही जवाब दे रहा है, यानी झूठ बता रहे हैं। पुलिस वाले अब कहता है माधवी को, देखो हमें पक्का यकीन है और हमें सबूत भी मिल चुकी है, तुम ये मत सोचना हम लोग तुम्हें ऐसे ही सवाल कर रहे हैं,
हमें पता है तुमने ही मारा उस सोनू को, इसीलिए सच सच बताओ। बहुत कुछ डराना धमकाना सब कुछ करता है, लेकिन ये माधवी जो है एक ही बात पे लट लगाई बैठी थी, जो आप लोग क्या कह रहे हो मुझे कुछ नहीं पता, और मेरा सोनू से कोई लेन देन नहीं था। सोनू की शादी हो चुकी है, मैं तो उनके घर में जाना भी छोड़ दिया, मैं क्यों मारूंगी, और मेरा भी शादी तय होगी, कुछ ही दिनों में मेरा भी शादी हो जाएगी। जब किसी भी तरीके से माधवी नहीं मानती है, तब पुलिस वाले जो है वही जो बॉडी के पास एक लड़की की यानी लेडीज वॉच की बेल्ट मिलती है, उस बेल्ट को माधवी के सामने रखता है। अब इसको रखने के बाद पुलिस वाले कहते हैं अब बताओ इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। अब माधवी जो है चौंक उठती है, क्योंकि वो बेल्ट जो है माधवी की घड़ी की होती है। पुलिस वाले इस वजह से निधि के घर से जब निधि से बातचीत करने गया था, तब फोटो में देखा था जो माधवी की तस्वीर होती है उसमें वो घड़ी पहनी हुई फोटो था, लेकिन वही बेल्ट उसमें साफ साफ नजर आ रहा था, वही बेल्ट जो माधवी पहनी हुई थी। और माधवी के बारे में 2-4 बातें भी सुनने को मिली थी, जो गंगा थी यानी सोनू की पत्नी ने बताया था, ऐसा धमकी दे के गए थे, और यहाँ कॉल डिटेल से भी पता चला है। और जब निधि से पूछताछ हुई यानी सोनू के बड़ी बहन से बातचीत हुई, तो निधि ने भी बताया नंबर तो मेरे नाम पे रजिस्टर है, लेकिन यूज़ करती है मेरी ननद माधवी। ये सारे सबूत तो पुलिस के पास आ चुकी थी, गवाह मिल चुकी थी, और जब इस बारे में पूछता तब माधवी टूटता है और सच्चाई बयान करता है। माधवी कहती है जो मेरे भैया का जब शादी हुआ निधि से, तो निधि के जो यानी निधि के जो भाई लोग हैं, खास करके सोनू, अक्सर अपनी बहन से मिलने के लिए आया करता था, और इसी आना जाना के वजह से, क्योंकि मैं निधि की ननद हूँ, मेरे से भी बातचीत होती थी, और हम दोनों में बातचीत होते होते जो है धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब पसंद तो करने लगे थे, लेकिन यही सब सिलसिला चल रहा था। फिर निधि भाभी जो है अपने मायके वापस चली गई, लेकिन जब मायके चली गई, भाई सोनू का आना हमारे घर बंद हो गया। तो एक दिन मैं निधि भाभी को फोन करती हूँ और कहती हूँ भाभी आप कितने दिन तक अपने मायके में रहोगी। तो निधि कहती है अभी तो आई हूँ, कुछ समय रहूंगी, कुछ दिन रहूंगी फिर। तो इसमें माधवी कहती है जो भाभी मुझे भी तुम्हारा गांव देखना है, मुझे भी तुम्हारे वहां आना है। अब ननद का ख्वाहिश थी, तो निधि कहती है ठीक है तुम्हारे भैया से मैं बात करती हूँ, अगर तुम्हारा भैया परमिशन देगा, यानी माधवी के भाई, तुम्हारे भैया अगर परमिशन देगा तो मैं सोनू को भेजता हूँ या नारायण को भेजती हूँ, तुम उनके साथ आ जाना। इसमें माधवी बहुत खुश हो जाती है। माधवी अपने परिवार वाले से कहते हैं जो मैं निधि भाभी के वहाँ जाना चाहती हूँ और कुछ दिनों वहाँ घूम के आती हूँ। तो उसके घर वाले भी कहते हैं चलो ठीक है, भाभी के घर में जाके रहेगी, ननद भाभी रहेंगी और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अब माधवी को घर से परमिशन मिल जाता है। उसके बाद माधवी भाभी को बताती है और भाभी अपने भाई को सोनू को बताते हैं जो सोनू तुम मेरा ससुराल में जाओ और मेरी जो ननद है माधवी को वहाँ से लेके वो कुछ दिन यहाँ रहना चाहती है। 2020 की बात है, क्योंकि 2019 में निधि की शादी हुई थी। 2020 में जब मायके आती है, फिर उसके बाद माधवी कहती है और माधवी को परमिशन मिल जाती है, फिर सोनू को भेजा जाता है। अब सोनू माधवी को लेने के लिए उसके घर जाते हैं और घर से लेके अपने घर आ जाते हैं, अब यहाँ रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो है अब कोरोना का समय शुरू हो गया था, चारों तरफ बंद बंद, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, ना तो आ पा रहा था। अब माधवी यहाँ आके फंस गई, बल्कि फंसा नहीं था, उसका दिल भी लग रहा था यहाँ पे, भाभी के साथ रह रही थी और जिसे वो प्यार करने लगी थी, जिसको चाहने लगी थी, वो भी उन्हीं के साथ है सोनू। अब दोनों एक ही जगह रहते रहते जो है प्यार परवन चढ़ा, और इतना ज्यादा परवन चढ़ा कि जब भी इन दोनों को मौका मिलता, सोनू और माधवी को सोनू के ही घर में सबका नजर बचा के दोनों संबंध भी बनाते थे, क्योंकि ये एक दूसरे का होने का फैसला जो कर लिया था। अब ये काफी समय तक चला, फिर थोड़ा लॉकडाउन जो भी वगैरह कोरोना वगैरह नॉर्मल हुआ। अब माधवी अपने घर चली जाती है और निधि भी अपने ससुराल चली जाती है, यानी माधवी के साथ दोनों ननद भाभी तो चले जाते हैं। चले जाने के बाद अब यहाँ सोनू
साफ साफ अपने परिवार वाले से कहते हैं जो मैं माधवी से शादी करना चाहता हूँ। और माधवी भी, क्योंकि ये दोनों फोन पे बातचीत करता था और फैसला कर लेते, अपने अपने परिजन को बताते, और वह माधवी भी अपने परिजन को बताते हैं। जैसे ही बताता है, दोनों परिवार वाले जो खास करके जो माधवी के परिवार, ये नाराज होता है, गुस्सा होता है, जो ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वहाँ पे कुछ दिन रहा और इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो मैं तुम्हारी शादी उस जगह पे करा दूँ, क्योंकि कुछ उन लोग का कुंडली वगैरह का ये था, दोस्त था, इसके वजह से ये दोनों का शादी नहीं कराना चाहते थे, खास करके माधवी के परिवार। और इसमें निधि भी गुस्सा होती है, जो मैं तुम्हें मेरे घर में रखा और मुझे भी पता चला था जो तुम लोगों का कुछ ना कुछ तो रिश्ता बन रहा है, जिसके वजह से मैं जल्द से जल्द यहाँ आ गई। अब यहाँ सीधा मना कर देता है, इनकार कर देता है, दोनों के परिवार से इनकार हो जाता है और सोनू को रोक दिया जाता है। सोनू को कह दिया जाता है जो तुम्हारा अब निधि के घर में नहीं जाना, और निधि को भी वहाँ रोक लेते हैं। लेकिन इन दोनों का फोन पे बातचीत होता था। अब सोनू के परिवार सोचता है जो जल्द से जल्द सोनू की शादी करवा दो, ऐसा ना हो ये कुछ कदम उठा ले, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, अगर ये उसको लेके भाग जाएगा माधवी को लेके तो हमारी लड़की का क्या होगा। निधि के बारे में सोच के सोनू के परिवार, निधि के परिवार जो मायके वाले हैं, सोनू के जल्द से जल्द शादी तय कर देते हैं। और वहाँ पे माधवी के साथ भी वैसे बिल्कुल सब सेम होता है। माधवी के परिवार वाले भी एक लड़के का तलाश करता है और इसका भी शादी फिक्स हो जाती है, तय हो जाती है। अब दोनों का परिवार का शादी, माधवी की शादी फिक्स हो जाती है और यहाँ सोनू के शादी का दिन करीब आता है। लेकिन सबसे पहले जो है सोनू के शादी हो जाता है। सोनू की शादी जो है 12 मई को हो जाती है। उसके बाद सारे रिश्तेदार भी आता है और उन्हीं में से निधि जो बहन है वो भी आते हैं, उनका परिवार भी आता है, साथ में माधवी भी आती है। माधवी आने के बाद ये सारी घटना उस पत्नी को बता देती है जो मैं उसे प्यार कर देती है, करती है। ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद अब आगे बताती है माधवी पुलिस वाले को, जो पुलिस वाले पूछते हैं ये तो सब ठीक है लेकिन तुम्हारा प्यार मोहब्बत, चलो तुम्हारा भी शादी फिक्स हो गया, उसका भी शादी हो गया, लेकिन मारने का वजह क्या था। यह सोनू की एक सच्चाई लोगों के सामने आती है, पुलिस को बताते हैं माधवी और सोनू के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता था कि सोनू किस टाइप का इंसान था। दरअसल माधवी बताती है जो हम दोनों जब संबंध बनाते थे, शादी के तीसरा दिन जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है, आने के बाद बहुत दिन बाद वो आए थे तो सभी लोग खुश हुआ था, शादी भी हो चुकी थी, मेरा भी शादी तय हो गया था। लेकिन हम दोनों बहुत दिन बाद मिलने के बाद, क्योंकि शादी के माहौल में मैं तो उससे मिली भी नहीं और बात भी नहीं कर पाया था, लेकिन ये बहुत दिन बाद जब हमारे घर में आया, मैं देख के खुश हो जाती हूँ, वो भी खुश हो जाता है। फिर हम दोनों बातचीत करने लगते। अब मेरे परिवार वाले उतना ध्यान नहीं देता है जी, चलो ये दोनों एक दूसरे को भूल चुके, दोनों का शादी भी तय हो गया, एक का तो शादी भी हो चुका है। अब उसके बाद जो है दोनों अपने आप को रोक नहीं पाता है। दोनों ना रोक पाने की वजह से मौका मिलते ही उसी घर में माधवी और सोनू निधि के घर में, यानी निधि के ससुराल के घर में किसी एक कमरे खाली मिलता है, उस कमरे में दोनों संबंध बनाता है। और इस संबंध का जो बना, जब जिस वक्त बना रहा होता है उस वक्त का वीडियो बना लेता सोनू अपने मोबाइल पर, और ये इसके बारे में माधवी को नहीं पता थी। संबंध बनाता है, फिर उसके बाद वो अपने घर चले आते हैं। चले आने के बाद जो है 15 मई को वो उस वीडियो को माधवी के मोबाइल पर भेजता है। अब इसको देखने के बाद माधवी डर जाती है और पैर तले जमीन खिसक जाता है, ये क्या हो गया, अब इसका शादी हो चुका है, मेरी शादी होने वाली है, और इस तरीके का वीडियो अगर उसने कुछ इधर उधर कर दिया तो मैं तो गई। माधवी डर जाती है, फोन करती है और कहती है ये तुमने क्या किया। तो इसमें सोनू अपने रंग दिखाता है और कहता है देखो मेरा तो शादी हो चुका है, तुम्हारा भी शादी हो जाएगी, ऐसा ना हो शादी के बाद तुम भूल जाओ, इसीलिए मैं इसको सबूत के तौर पर रख रहा हूं, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओगे, मैं तुम्हें पा नहीं पाऊंगा। तो इसमें माधवी कहते हैं देखो हम दोनों का प्यार था, मोहब्बत था, इसलिए हम दोनों ये सब करते थे, लेकिन अभी हम लोग अलग हो जाएंगे तो तुम इस वीडियो को डिलीट करो। लेकिन इसमें सोनू नहीं मानता। सोनू कहता है नहीं, मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं मारूंगा,
डिलीट नहीं करूँगा, बल्कि जब मैं चाहूँगा तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा शादी हो जाए या तुम कहीं भी रहो, तुम्हें आना पड़ेगा। अब ये पहली बार माधवी को सोनू की ओर से झटका लगता है। जैसे ही झटका लगता है तो अब माधवी परेशान हो उठती। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है और उससे पहले इस तरीके का वीडियो अगर किसी के हाथ में लग गया, किसी को पता चले तो उसका क्या होगा। वही सोच के जो है अब माधवी बहुत गुस्से में आकर सोनू से मिलना चाहती थी। जो देखो सब ठीक है, लेकिन तुम इस वीडियो को डिलीट करो। 15 मई को माधवी खुद फ़ोन करती, उसी दिन फ़ोन करती और कहती है अगर ऐसा ही है तुम मुझसे मिलो, तुम्हें जो करना है जैसा करना है तुम कर लेना, लेकिन इस वीडियो को तुम्हें उसी वक्त डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ सोनू शादीशुदा, 3 से 4 ही दिन हुआ था शादी को, पत्नी रहते हुए भी वो अवैध संबंध बनाने के लिए अपने घरवाले से कहते हैं जो मैं बाजार होके आता हूँ, बाइक से निकालते हैं और सीधा बताए हुए जगह पर जो हर जंगल पे पहुँचता है। और पहुँचने के बाद क्योंकि माधवी ने उस जगह का एड्रेस दिया था और अपने एक सहेली को साथ में लेके गई थी, वहाँ पे खड़ी रहती वो पहले से, क्योंकि माधवी के घर के करीब होती। सोनू बाइक से जाते हैं और जाने के बाद उस सहेली को उसी जगह पे खड़े रखते हैं, जो तुम यहाँ खड़े रहो बाइक के पास, हम दोनों थोड़ा टाइम में आते हैं। अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाने के बाद माधवी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन सोनू नहीं मान रहा था। सोनू कह रहा था ठीक है डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले संबंध बनाना पड़ेगा। अब इसमें माधवी कहते ठीक है, अगर यही बात है, यही तुम्हारा जिद है, तो संबंध बनाऊंगी मैं, तो ये मेरी मर्जी से होगी, मैं जिस तरीके से कहूँगी तुम्हें उस तरीके से संबंध बनाना पड़ेगा। सोनू राजी हो जाता है, कोई बात नहीं। अब माधवी प्लान के तहत उसका हाथ बांध देता है, पैर भी बांध देता है। बांधने के बाद अब एक पत्थर उठाते हैं। पत्थर उठाने के बाद पास में पड़ा रहता है, उस पत्थर से उसके सर पे वार करता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मुंह पे भी वार करता है। हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, सोनू कुछ कर नहीं पा रहा था, वार पे वार करते रहा, जिसके चलते सोनू के मौके पर मौत हो जाता है। अब मौके पर मौत तो हो जाती है, उसके बाद वो वहाँ से आ जाती है बाइक के पास। अब बाइक के पास आने के बाद वो थकी हुई थी, क्योंकि एक लड़की होकर एक आदमी को मार के जान से मार के आई और एक घबराहट सी थी। सहेली पूछ रही थी क्या हुआ, तो वो साफ साफ बता दिया अपनी सहेली को, पूरा सच्चाई बता दिया, ऐसा ऐसा है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था शादी के बाद, इसकी वजह से मैं परेशान हो गया, मेरी शादी होने वाली है। सहेली को बताती है और सहेली कहती है इस बाइक का क्या करेंगे। तो फिर से एक पत्थर उठाती है माधवी, और उठाने के बाद उसके नंबर, बाइक का जो नंबर है उस पर पत्थर से मारने लगे थे। जब मार रही होती है तब उसका घड़ी जो है हाथ से गिर जाती है, यानी उसका बेल्ट टूट जाता है और घड़ी गिर जाती है। अब जल्द से जल्द ये लोग वहाँ से फरार होना चाहता था, जो किसी का नज़र पड़े तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एक का मौत हो चुका है, मर्डर कर चुकी थी। अब वहाँ से नंबर को प्लेट बिगाड़ देती है। बिगाड़ देने के बाद वो घड़ी उठाती है और चली जाती है, लेकिन ये भूल जाती है उसका बेल्ट वहीं पड़ी रहती है। अब कोई भी इंसान अगर गलत काम करेगा तो उससे बचने के लिए वो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलत कर ही देता, पर इसमें इस माधवी ने वही गलत किया था। घड़ी तो उठा लेती है, लेकिन घड़ी का एक हिस्सा का बेल्ट जो है वहीं पे पड़े रहते हैं। ये पूरा सच्चाई जब पुलिस वाले को माधवी बताती है और लोगों को मालूम चलता है, लोगों को मालूम पड़ता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल था ये सोनू इस टाइप का घिनौना काम को अंजाम दे रहा था। माधवी के परिवार वाले भी चौंक जाते हैं और सोनू के परिवार वाले को भी यकीन नहीं होता है जो सोनू ऐसा घिनौना हरकत को अंजाम दे रहा था, वो भी अपनी सगी बहन के ननद के साथ। उसको कई मरतबा समझाया गया जो तुम अगर ऐसा करोगे तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों को पता चलेगा। खाली इन लोगों को इतना पता था इन लोगों का प्यार मोहब्बत है, लेकिन ऐसा घिनौना काम को अंजाम दे रहा था इसको पता नहीं था। बहरहाल ये पूरा सच्चाई जानने के बाद जो पत्नी के ऊपर, सोनू के पत्नी के ऊपर लोग डाउट कर रहे थे, उनसे माफ़ी मांगते हैं। बहरहाल वो तो फिलहाल तो वो विधवा हो जाती है, लेकिन उससे भी माफ़ी मांगते हैं और उस निधि को और निधि की सहेली को पुलिस कस्टडी में लेते हैं और चार्जशीट दाखिल करके उस सहेली को भी कहीं ना कहीं जेल हो जाती है, क्योंकि उनको सब पता था। साथ देने की वजह से, चुप रहने की वजह से, साजिश में सबूत मिटाने की वजह से उस सहेली को भी जेल हो जाती है और निधि को तो 302 का धारा लगाते हैं। बहरहाल ये था वो सच्चाई जो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला का है, और जिस पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन किया था उस पुलिस स्टेशन का नाम है खितौली पुलिस स्टेशन।
अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।